नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर का परिचय के बारे में बढ़िया से बता दिया था और उसका वीडियो मैंने अपने कि यूट्यूब पे डाल दिया है और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक। बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में कम समय में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर जनरेशन यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारी जो हेडिंग है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि जो कंप्यूटर की पीढ़ी है वो मतलब कि क्या है, तो मतलब कि कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को बनाने का उद्देश्य था क्या। मतलब कि कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों को बनाने का उद्देश्य ये था कि कंप्यूटर को तेज और विकसित और सबसे तेज मतलब कि सबसे तेज काम करने के लिए काम करने वाला कंप्यूटर बनाने का उनका उद्देश्य था। मतलब कि सबसे तेज, सबसे छोटा, सबसे सस्ता और सबसे मतलब कि फास्ट काम करने के लिए उनके पीढ़ियों को बनाने का उनका मकसद था। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी ये 5 पीढ़ियों में चली थी। कितने पीढ़ियों में चली थी? 5 पीढ़ियों में, मतलब कि 5 पीढ़ियों में इनको बांटा गया था। ठीक है, तो पहली पीढ़ी जो हमारी थी, जो पहली पीढ़ी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी यहाँ पे कह रहा है प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का मतलब प्रथम पीढ़ी जो चला था 1942 से 1954 तक, 1942 से 1954 तक। ठीक है, अभी हम इनके बारे में, ईयर के बारे में जानेंगे, फिर बारी बारी से इसके अंदर मतलब कि चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी चली थी, उसके बाद हमारी दूसरी पीढ़ी चली थी। कौन सी? द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी मतलब कि सेकेंड जनरेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में सेकेंड जनरेशन। और ये चला था 1955 से, यहाँ से एक बढ़ जाएगा 1955 से 1964 तक। ठीक है, 1955 से 1964 तक। ठीक है, ये चला था हमारा कौन? ये द्वितीय पीढ़ी। उसके बाद है हमारी जो तृतीय पीढ़ी है यानी कि थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से 1965 से 1974 तक, यानी कि 64 से एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 64 से एक मतलब ईयर्स में जुड़ जा रहा है। ठीक है, तृतीय पीढ़ी में, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन है 1965 से 1974 तक चला था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चला था वो चला था चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन जो हमारा ये है, ये फोर्थ जनरेशन ये चला था 1975 से अप टिल नाउ। अप टिल नाउ मतलब कि कुछ दिनों तक चला था। ठीक है, तो 1975 तक, अब 1975 के बाद अप टिल नाउ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये 5वीं पीढ़ी है यानी कि लास्ट जनरेशन था, जिस जनरेशन में हमें कंप्यूटर के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल गया था। और आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो 5वीं पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये जो 5वीं पीढ़ी है, ये फिफ्थ जनरेशन जो है, ये एट प्रेजेंट मतलब कि आधुनिक समय, इस समय जो चल रहा है वो कंप्यूटर। ठीक है, तो कुल जो पीढ़ियां थी ये 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की बनाई गई थी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया पहली पीढ़ी 1942 से 1954, दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964, तीसरी पीढ़ी 1965 से 1974 और चौथी पीढ़ी 1975 से अप टिल नाउ और 5वीं पीढ़ी एट प्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे ईयर जो बताए गए हैं, ठीक है, जो ईयर्स बताए गए हैं, इन जनरेशन के पीढ़ियों के ईयर्स बताए गए हैं, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अलग अलग हिसाब से क्या मिलेगा? अलग अलग हिसाब से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको 1800 से मिलेगा, 1842 से मिलेगा, 1842 से मिलेगा या फिर 1642 से मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता है। ये मिलेगा तो समझ लीजिए कि ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग रहेगा, मतलब कि यहाँ से नहीं मिलेगा। मिलेगा जब भी आपको मिलेगा तो 1900 से ही मिलेगा, 1900 मतलब कि 40 से मिलेगा, 41 से मिलेगा, 42 से मिल सकता है, 43 से मिल सकता है। ठीक है, ये 53 हो सकता है, 50 हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे लोग 1939 बताते हैं तो ये 1939 रॉन्ग है, गलत, सही नहीं है। ये 1939 नहीं सही है। ठीक है, आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, कहीं भी पढ़ के देखिएगा, 1939 नहीं बताएगा। जब भी बताएगा 40, 42, 41 ही बताएगा, 1939 नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। मैं देखा हूँ, मैं कई जगह देखा हूँ, कई बुक में भी देखा था, ये 1939 ही लिखा था, 1939 सही
नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, जो बताया ये श्योर है, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, 1900 पहला जनरेशन 1942 से 1954, उसके बाद 1955 से 1964, उसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 से 1974 और फोर्थ जनरेशन 1975 से अप टिल नाउ, और पांचवा जनरेशन था हमारा एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जो अभी समय, इस समय का जो हमारा जो सिस्टम समय चल रहा है, जो इस समय हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा क्या है कि आधुनिक कंप्यूटर है। प्रेजेंट मतलब वही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी से जानते हैं हर एक कंप्यूटर, हर एक पीढ़ी के अंदर क्या। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। बहुत ही मतलब कि ये तो आसान है, प्रथम पीढ़ी कोई नहीं कहता, फर्स्ट जनरेशन ही कहता है। ठीक है, जो चली थी 1942 से 1954 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 1943, 1944, 1945, 1946 ऐसे है इसके अंदर, यहाँ तक से का मतलब यही होता है। ठीक है, से का मतलब ये होता है कि उसके अंदर और भी कुछ घटनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रथम पीढ़ी। तो देखिए दोस्तों, अभी एक से आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। ठीक है, जिससे इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं फर्स्ट जनरेशन। देखिए, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जो इस जनरेशन कंप्यूटर था, ये के अंदर जो कंप्यूटर थे ये व्यावसायिक कंप्यूटर थे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसका उपयोग फौज और वैज्ञानिकों के लिए किया गया था। मतलब कि जो इस जनरेशन का कंप्यूटर था, ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था और इसका उपयोग फौज और वैज्ञानिकों के लिए किया गया था। ठीक है, निर्वात में, मतलब कि इसमें निर्वात में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। निर्वात में इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत बड़ा था, मतलब कि आकार में बहुत बड़ा था, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में बड़ी समस्या होती थी। ठीक है, और यह आकार में बहुत बड़ा होता था। जो काम जो करता था, मतलब इसके अंदर जो कार्य होते थे वो हॉट होने के बाद का, मतलब कि गर्म होने के बाद ये काम करता था। ठीक है, मतलब कि जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये गर्म होने के बाद ही काम करता था। इसमें जो मतलब कि निर्देश थे, सूचनाएं थे, जो सूचनाएं थे वो 0 तथा 1 के रूप में संग्रहित किए जाते थे। सूचनाएं जो थी वैक्यूम ट्यूब में वो 0 तथा 1 के रूप में संग्रहित किए जाते थे। ठीक है, तो ये जो मतलब कि निर्वात में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सबसे मेन पॉइंट है इस जनरेशन की, इसको याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और जो मतलब कि इसमें जो निर्देश थे 0 तथा 1 के रूप में संग्रहित किए जाते थे। ठीक है, जो कि गर्म होने के बाद काम करता था। ठीक है, और इस जनरेशन में मतलब कि मशीनरी का लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया था। किसमें? फर्स्ट जनरेशन में मशीनरी लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया था। और इसी जनरेशन में पंच कार्ड का भी उपयोग किया गया था। किसका? पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड का आविष्कार 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। किसने किया था? जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ ने किया था। ठीक है, जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ। ठीक है, ये जो रहने वाले थे कहाँ के? अमेरिका के थे रहने वाले। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे, हेलोरिथ थे, अमेरिका के रहने वाले थे। पंच कार्ड का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है, जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ 1890 में ये प्रयोग हुआ था फर्स्ट पीढ़ी के अंदर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, मैंने आपको यही बताया कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जो फौज और वैज्ञानिकों के लिए उपयोग किया गया था। और इसमें निर्वात में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, जो मतलब कि आकार में बहुत बड़ा था, जो गर्म होने के बाद काम करता था। ठीक है, और मतलब कि इसमें जो सूचनाएं होती थी वो 0, 1 के रूप में संग्रहित किए जाते थे। और इसमें पंच कार्ड का भी उपयोग किया गया था और मशीनरी लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया था। उदाहरण के तौर पे बताया जाता है कि इस जनरेशन में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का भी इसमें आविष्कार हुआ था। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था और 1946 हमारा इसी में मिलेगा। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी या किस जनरेशन में हुई थी? प्रथम पीढ़ी में हुई थी। ठीक है, और इसका जो
उदाहरण है यूनिवैक भी इसका उदाहरण है, ठीक है। यूनिवैक क्या भी इसका उदाहरण, यूनिवॉक इसका उदाहरण है, ठीक है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर उसका है, और इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो एनियाक है और यूनिवॉक है, ये दोनों मतलब कि क्या है कि ये फर्स्ट जनरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी कि ये पहले गर्म होता था। क्या होता था? पहले गर्म होता था, फिर उसके बाद काम करता था। मतलब पहले गर्म होता था, फिर उसको काम करता था। और इसको ठंडा करने के लिए, मतलब कि कूल करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। एयर कंडीशनिंग मतलब कि जो ठंडी यंत्र थे, ठंडे उपकरण थे, उसका उपयोग करना पड़ता था, और उसको उपयोग करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। तो ये जनरेशन बस यही तक चला था, ठीक है, 1942 से 1955 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने द्वितीय पीढ़ी के बारे में, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के बारे में। तो जो देखिए, हम बता दें, जो द्वितीय पीढ़ी आपकी है, ये मतलब कि फर्स्ट जनरेशन से जो थी, ये थोड़ा सा मतलब कि क्या थी कि लॉजिकल थी, थोड़ा सा मतलब लॉजिकल थी, बस ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ा सा थी, ठीक है। अब थोड़ा सा कितना थी, अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 1955 से चली थी 1964 तक, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, किसके जगह पर? वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब कहाँ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन में था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पर हल्के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका? हल्के ट्रांजिस्टर का, ठीक है। हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसमें? सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब पे हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिसमें जो आंकड़े थे, मतलब जो आंकड़े जो थे वो मैग्नेटिक कोर, मतलब जो कंप्यूटर के आंकड़े थे, जो कंप्यूटर के आंकड़े जो थे वो मैग्नेटिक कोर के रूप में, ठीक है, मैग्नेटिक कोर के रूप में, और जो मतलब कि निर्देश थे वो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप के रूप में संग्रहित होते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि द्वितीय पीढ़ी के जनरेशन में का जो कंप्यूटर था उसमें हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब के जगह पर। वैक्यूम ट्यूब के जगह पर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो इसमें जो आंकड़े थे वो मैग्नेटिक कोर, ठीक है, और जो सूचनाएं थे वो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप के रूप में क्या होते थे? संग्रहित किए जाते थे। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप में आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, और आयरन ऑक्साइड की परत होने के नाते इसमें जो संग्रहण क्षमता होती थी वो तीव्र होती थी, काफ़ी तेज होती थी। मतलब आयरन ऑक्साइड की जो परत होती थी उसके कारण जो मैग्नेटिक टेप थे सेकेंड जनरेशन में, वो उनकी जो संग्रहण क्षमता थी, कैपेसिटी जो थी, काफ़ी तेज होने लगती थी, ठीक है। और इसी जनरेशन में मतलब कि कंप्यूटरी भाषा का भी आविष्कार हुआ था। कंप्यूटरी भाषा का आविष्कार कौन कौन था? कोबोल था। पहला भाषा क्या था? कोबोल था। उसके बाद फोर्ट्रान था। ये दो भाषाएं क्या थे? फोर्ट्रान, ठीक है। ये दो भाषा जो थे ये आपके इस जनरेशन में लाए गए, मतलब कि उपयोग किए गए सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ही जनरेशन चला, ज़्यादा नहीं चला, बस ये कम ही मतलब कुछ ही समय तक चला, ज़्यादा ये नहीं चला, ठीक है। बस वहीं तक फोर्ट्रान तक गया, उसके बाद वहाँ पे इसकी मतलब कि होल्ड कर दिया, मतलब रोक दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड जनरेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड जनरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे क्या है? उसके बाद हमारा तीसरी पीढ़ी है। हमारा उसके बाद क्या है? तृतीय पीढ़ी, या तीसरी कह सकते हैं या तृतीय भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों जो आपकी मर्जी वही कहिएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में तो एक ही शब्द कहेंगे ना, थर्ड जनरेशन। इंग्लिश हिंदी में हम कई तरह से किसी को बुला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का बस एक ही वर्ड हो सकता है जो उसका वास्तविक होगा, ठीक है। ये चला था 1965 से 1975 तक, 1974 तक, ठीक है, 1965 से 1974 तक। अब हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। देखिए तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तृतीय पीढ़ी का जनरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर नहीं जनरेशन, ठीक है। तो देखिए तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर मतलब कि
जनरेशन के अंदर के जो कंप्यूटर थे उनके आकार में कमियां लाई गई। मतलब कि कमियां का मतलब क्या, अगर सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो आकार था काफ़ी बड़ा था तो तृतीय पीढ़ी में आके उसके आकार को छोटा कर दिया गया। मतलब कि इतना छोटा नहीं किया गया लेकिन फिर भी छोटा कर दिया गया, और लेकिन कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दिया गया। अगर इसके अंदर जो मतलब कि आंकड़े थे वो 100,000 ऐसे मतलब कि अपने अंदर संग्रहित करते थे, तो सेकेंड थर्ड जनरेशन में लाखों गणनाएं कर सकते थे, लाखों संग्रहित कर सकते थे, लाखों गणनाएं कर सकते थे एक बार में। ठीक है, ये थे मतलब आकार में तो कमियां आई लेकिन कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आई। किसमें, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, लेकिन थर्ड जनरेशन में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आई तो जरूर ठीक है, वो तो बढ़िया है, लेकिन ट्रांजिस्टर की जगह पर ट्रांजिस्टर की जगह पर इसमें आईसी का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, आईसी। अब आईसी क्या होता है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी का मतलब किसके जगह पर, ट्रांजिस्टर की जगह पर। अब ट्रांजिस्टर किसमें उपयोग किया गया था, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया था, लेकिन थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, आईसी का उपयोग किया गया। ठीक है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन आईसी की खोज किसने किया था, जे.एस. किल्बी ने किया था। किसने किया था, जे.एस. किल्बी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में पूछता है। ठीक है, जे मतलब कि आईसी की खोज किसने किया था, जे.एस. किल्बी ने किया था। ठीक है, लेकिन आरंभ में थर्ड जनरेशन के अंदर एलएसआई का उपयोग किया गया था। किसका, एलएसआई का उपयोग किया गया था। किसमें, थर्ड जनरेशन में आरंभ में एलएसआई का उपयोग किया गया था। एलएसआई का मतलब होता है लार्ज स्केल, क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एलएसआई का मतलब होता है, इसका उपयोग आरंभ में किया गया था। ठीक है, आईसी के उपयोग से आरंभ में एलएसआई का उपयोग किया गया था तृतीय जनरेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन बता दें इस जनरेशन के अंदर जो था मतलब कि आईसी का जब उपयोग हुआ तो इसमें रैम की मात्रा पाई गई। क्या पाई गई, रैम की मात्रा पाई गई। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की मात्रा पाई गई, और जब रैम की मात्रा इसमें पाई गई तो मतलब कि अलग अलग मतलब रैम की मात्रा पाई गई, जिसके सहायता से मतलब कि इसमें कार्य करने की क्षमता में और वृद्धि आ गई। कार्य करने की क्षमता में और वृद्धि आ गई। जब कार्य करने की क्षमता में और वृद्धि आ गई तो इस जनरेशन के अंदर जो यूजर्स थे, कार्यकर्ता जो थे, एक साथ कई यूजर एक ही कंप्यूटर पे बैठ के कार्य करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, एक ही कंप्यूटर पे ये मतलब कि कई यूजर कार्य करना प्रारंभ कर दिए, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हो गए। ठीक है, किसमें, थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हो गए, जिसके साथ एक साथ कई यूजर काम करना भी प्रारंभ कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ जनरेशन के बारे में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन देखिए मतलब कि बहुत ही मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा मतलब खींच के लंबा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद उसके बाद जो हमारी थी चौथी पीढ़ी। ठीक है, चौथी पीढ़ी या तो फिर चतुर्थ पीढ़ी कह सकते हैं। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी भी कह सकते हैं या चौथी पीढ़ी कह सकते हैं। मैंने बताया हिंदी में कई वर्ड कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बस एक ही वर्ड हो सकता है जो कि इसका श्योर होता है, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो हमारा था, अब ये फोर्थ जनरेशन मैंने बताया 1975 से अप टिल नाउ। ठीक है, अप टिल नाउ। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी देखिए मैं बता दूं, चौथी पीढ़ी के अंदर आईसी की जगह पर, किसके जगह पर, आईसी के जगह पर प्रयोग किया गया था वीएलएसआई और यूएलएसआई। अब बात करते हैं वीएलएसआई और यूएलएसआई क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं एलएसआई और एलएसआई इसके बारे में मैंने अभी थर्ड जनरेशन में बताया। एलएसआई का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यही होता है ना, इसमें भी वही है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन वी का मतलब इसमें होता है वेरी,
क्या होता है वेरी, और यू का मतलब क्या होता है अल्ट्रा, ठीक है, यू का मतलब होता है अल्ट्रा। बस आपको यही याद रखना है, वेरी अल्ट्रा, वेरी अल्ट्रा, वेरी अल्ट्रा, ठीक है। बस एलएसआई तो बस वही है, एलएसआई दोनों में है, ठीक है, एलएसआई दोनों में, यानी कि चौथी पीढ़ी के अंदर आईसी की जगह पर वीएलएसआई और यूएलएसआई का उपयोग हुआ, प्रयोग हुआ, ठीक है। और जब प्रयोग हुआ तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, कौन, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है, किसका, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का क्या हुआ कि निर्माण हुआ, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है, किसमें, इसमें चौथी पीढ़ी में। अब जब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो इसका उपयोग मतलब कि अलग अलग जगहों पे, मशीनों में, सिलाई मशीनों में, कारों में, अलग अलग मैकेनिकल जगहों पे इसका उपयोग होने लगा। और इसी जनरेशन में GUI, किसका, GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि इसी जनरेशन के अंदर इसका उपयोग किया गया, इसी जनरेशन के अंदर पाया गया। और GUI जो था, GUI और माउस और हैंड डिवाइस, ऐसे कई प्रकार के उपकरण इस जनरेशन के अंदर पाए गए। क्यों पाए गए, क्योंकि इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का निर्माण हो। माइक्रो मतलब सभी जानते हैं छोटा होता है, ठीक है, कहते हैं ना माइक्रो मिनी होता है ना, तो माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो इसमें GUI, माउस, हैंड डिवाइस, ऐसे कई उपकरण जो थे इस जनरेशन के अंदर उपयोग हुए। क्यों, क्योंकि इसमें वे मतलब कि VLSI और ULSI का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और इसी जनरेशन में जो रैम की मात्रा जो थी इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, जिससे कार्य करने की क्षमता में इसके अंदर वृद्धि आ गई, मतलब कि और तेजी से काम करने लगा और समय के साथ इसमें समय की भी बचत होने लगी। और इसी जनरेशन में बात करें आपको MS DOS विंडो, ठीक है, MS DOS विंडो और OS, MS एप्पल, ये तमाम तरह के सॉफ्टवेयर इसमें मिलने लगे। किसमें, फोर्थ जनरेशन में आईसी के जगह पर VLSI का और ULSI का प्रयोग हुआ, जिसके सहायता से माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और इसके निर्माण के होने के नाते इसमें GUI, माउस और हैंड डिवाइसों का उपयोग हुआ, जिससे मतलब कि रैम की मात्रा में, रैम की क्षमता में, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आई और मतलब कि समय की बचत हुई, ठीक है। और जिससे मतलब कि इसमें MS DOS, विंडो, OS, एप्पल, MS एप्पल, ये सब तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर थे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो थे, ये सब इस फोर्थ जनरेशन में मिलना प्रारंभ हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ जनरेशन की, ठीक है, किसकी, फिफ्थ जनरेशन की, यानी कि जो हमारी थी पांचवी पीढ़ी। फिफ्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं, पांचवी पीढ़ी, ठीक है, पांचवी पीढ़ी, ठीक है, पांचवी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसके बारे में तो हम क्या बताएं आपको, आप लोग पहले ही इसके बारे में हम जब ये लिखे तो बता दिए थे, एट प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कि ये चला था एट प्रेजेंट, PRESENT, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो देखिए पांचवी पीढ़ी, अब पांचवी पीढ़ी के बारे में बात करें तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर VLSI के जगह पर किसका उपयोग हुआ, ULSI, किसका, ULSI। क्यों, क्योंकि देखिए जो VLSI और ULSI चौथी पीढ़ी में तो दोनों का उपयोग किया गया था, लेकिन पांचवी पीढ़ी में केवल इसका ही उपयोग किया गया था, किसका, ULSI का उपयोग किया गया था। अब ULSI का उपयोग होने के नाते इस जनरेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर थे उनके आकार में काफ़ी कमियां आ गई, इतना छोटा बना दिया गया और कार्य करने की क्षमता में इतना वृद्धि ला दी गई। और इसमें CD का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क, CD हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल सेवा, ठीक है, मतलब कि जितने भी प्रकार की समस्याएं थी इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमारी सभी प्रकार के कंप्यूटर की समस्याएं हल हो गई, मतलब जितनी भी समस्या थी एक साथ वो मतलब कि हल हो गई। और आज जो भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ही है,
ठीक है। तो ये 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर था जिसमें हमें सभी प्रकार की समस्याओं का मतलब कि हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी 5वीं पीढ़ियों में से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, ठीक है, अपने मर्जी से आपको बताऊंगा किस पीढ़ी से कितना क्वेश्चन बन रहा है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं क्योंकि मैं एग्जामिनर हूँ नहीं, कभी हूँ नहीं, ठीक है, राइटर हूँ, लेकिन जैसे मतलब कोई भी टीचर हो अपनी मर्जी से जैसे जो बताता है सही बताता है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको यहीं पे अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम पहले सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पीढ़ी के अंदर कितनी मतलब कि कितने क्वेश्चन बनेंगे। देखिए तो प्रथम पीढ़ी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के अंदर, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के अंदर इसका उपयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा प्रथम पीढ़ी के अंदर, दूसरा क्वेश्चन कि किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया था या व्यावसायिक क्षेत्रों में किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो व्यावसायिक क्षेत्रों में किया गया था। उसके बाद प्रयोग पूछेगा कि किस जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। 20 का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो हमारा था वो आपका प्रथम पीढ़ी के अंदर खोजा गया था। उसके बाद पूछेगा पंचकार्ड का उपयोग किस जनरेशन में किया गया, तो प्रथम पीढ़ी में। उसके बाद पूछेगा मशीनरी भाषा का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, और किस कंप्यूटर का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। किस मतलब कि कंप्यूटर का मतलब कि जो किस जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो आकार में सबसे बड़ा था, तो वो प्रथम पीढ़ी का था। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर से बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड जनरेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड जनरेशन के बारे में। तो सेकंड जनरेशन देखिए, सेकंड जनरेशन कहेगा किस जनरेशन में हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग आपके सेकंड जनरेशन में किया गया था। हल्का ट्रांजिस्टर तो उसी में लगाया गया था ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड जनरेशन का, किस जनरेशन में कोबोल भाषा की खोज हुई थी या फिर उपयोग हुआ था या फिर पाया गया था। ठीक है, मतलब कि किस जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रान भाषाएं का उपयोग हुआ था, तो वो ये आपकी सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में बस 2 ही क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, एक आपका क्या था कि किस जनरेशन में मतलब ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सेकंड जनरेशन, और किस जनरेशन में कंप्यूटर भाषा का उपयोग हुआ था, यह आपका सेकंड जनरेशन। ठीक है, उसके बाद आप एक क्वेश्चन और आप इसमें बना सकते हैं कि किस जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक टेप के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत पाई गई थी। तो ये आपका ये द्वितीय पीढ़ी के अंदर, लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, बस 2 ही, बस जो मैं 2 बताया कि ट्रांजिस्टर वाला और ये कंप्यूटर भाषा वाला, बस ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड जनरेशन, तो जो देखिए ये थर्ड जनरेशन से क्वेश्चन बनते हैं। पूछता है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर के आकार में कमियां आई थी, किस जनरेशन कंप्यूटर के आकार में कमियां आई थी। तो तृतीय पीढ़ी का जो जनरेशन था उसके आकार में कंप्यूटर जो थे उसके आकार में कमियां आई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें पूछेगा कि JS केल्वी मतलब कि किस जनरेशन में, या सॉरी क्या कहेगा कि IC की खोज किसने किया था। तो IC की खोज JS केल्वी ने किया था। या तो ये कह सकता है कि JS केल्वी द्वारा क्या थर्ड जनरेशन में क्या खोजा गया था। तो थर्ड जनरेशन में IC खोजा गया था। IC ये भी पूछ सकता है कि IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और पूछ सकता है कि रैम की मात्रा किस जनरेशन में पाई गई थी, सेकेंड जनरेशन में। पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि किस जनरेशन का कंप्यूटर के आकार में वृद्धि हुई थी। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे आकार में वृद्धि हुई थी, सॉरी कमियां हुई थी, वृद्धि नहीं हुई थी, कमियां हुई थी। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि IC की खोज किसने किया था, JS केल्वी ने, या फिर IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, या फिर JS केल्वी द्वारा सेकेंड जनरेशन में क्या खोजा गया था, IC खोजी गई थी। ठीक है, उसके बाद पूछेगा रैम की मात्रा किस जनरेशन में पाई गई थी। तो रैम की मात्रा आपकी थर्ड जनरेशन में पाई गई थी। उसके बाद पूछेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस जनरेशन में मिलना प्रारंभ हो गए थे। तो थर्ड जनरेशन में मिलना प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, उसके बाद पूछेगा एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर किस जनरेशन में काम करना प्रारंभ कर दिए। तो थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपका चौथा जनरेशन यानी कि चौथी जनरेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर
चौथी जनरेशन में यानी कि चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था कि निर्माण हुआ था। उसके बाद पूछेगा VLSI और ULSI का उपयोग किस जनरेशन में हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में। या फिर पूछ सकता है कि VLSI का मतलब क्या होता है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अगर ULSI पूछता है तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये बता सकते हैं। उसके बाद पूछेगा किस जनरेशन को टेक्नोलॉजी का जनरेशन कहते हैं, तो फोर्थ जनरेशन को टेक्नोलॉजी का जनरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए गए, ठीक है, सभी प्रकार के मतलब OS, MS DOS, MS एप्पल, ठीक है, ये सब मतलब कि क्या हुए कि इस फोर्थ जनरेशन में पाए गए। उसके बाद पूछेगा कि, ठीक है, यह आपके चौथी पीढ़ी से है। उसके बाद अब पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, पांचवी पीढ़ी का देखिए, पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर, इसमें से क्या पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हम प्रेजेंट टाइम में किस पीढ़ी का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो हम पांचवी पीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी पूछेगा इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी किस पीढ़ी में, ठीक है, तो इंटरनेट सेवा आपका शुरू किया गया था पांचवी पीढ़ी में। फिर पूछेगा ईमेल सेवा कब शुरू किया गया था, किस पीढ़ी में शुरू किया गया था, तो पांचवी पीढ़ी में शुरू किया गया था। फिर कहेगा CD किस जनरेशन से उपयोग की जाती है, तो CD पांचवी पीढ़ी से उपयोग की जा रही है, ठीक है। मतलब कि ऐसे जितने भी इधर CD, हार्ड डिस्क, मेमोरी, इंटरनेट, ईमेल, ये सब पूछेगा तो आप पांचवी पीढ़ी पे मारिए, क्योंकि उसके ऊपर तो CD UD का प्रयोग ही नहीं हुआ था, ठीक है। सो दोस्तों, ये हमारा था जनरेशन कंप्यूटर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन घंटी भी दबाइए और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी हो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।